नमस्ते आप सभी को हमारे YouTube चैनल पहले कागज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है एक्सेस यानी कि सब तक पहुंच। दूसरा स्तंभ है इक्विटी यानी कि भागीदारी। तीसरा स्तंभ है क्वालिटी यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। चौथा स्तंभ है अफोर्डेबिलिटी यानी कि किफ़ायती। और अंतिम व पांचवा स्तंभ है अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही। ये पांचों ही स्तंभ नेट के एग्जाम्स के क्वेश्चंस में इम्पॉर्टेंट है और ये आ सकते हैं। अगला चलते हैं विद्यालयी शिक्षा। स्कूली शिक्षा जो पहले 10+2 के ढांचे में था, वहीं नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5+3+3+4 के 4 स्तंभों में बदल दिया जाएगा। यानी कि 4 स्टेज बना दी जाएंगी 5+3+3+4 की। तो पहली 5 वाली स्टेज को जो माना जाएगा वो फाउंडेशन स्टेज माना जाएगा। इस स्टेज में जब बच्चा 3 साल का होता है तो पहले 3 साल वो आंगनबाड़ी या प्राथमिक विद्यालय में उसकी प्री स्कूलिंग होती है और अगले 2 साल तक वो कक्षा 1 और 2 में जाता है। उसकी पढ़ाई स्कूल में होती है और उसे इक्विटी आधारित नया पाठ्यक्रम भी तैयार किया जाता है। दूसरी स्टेज जो होती है वो 3 साल की होती है, उसे प्रिपरेटरी स्टेज कहा जाता है। इसमें कक्षा 3 से 5 तक प्रयोगों के जरिए गणित, विज्ञान, आर्ट्स आदि की पढ़ाई कराई जाएगी और बच्चा 8 से 11 साल तक की उम्र में होगा, इसमें शामिल होगा। इस स्टेज में बच्चा 8 साल से 11 तक होगा। तीसरी स्टेज जो होती है 3 साल की, वो मिडिल स्टेज कहलाई जाती है। इस स्टेज में 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है, कक्षा 6 से 8 तक की। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाता है, जिसमें कक्षा 6 से कौशल विकास यानी कि वोकेशनल डेवलपमेंट के कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। उसके बाद अंतिम जो 4 वर्षीय स्टेज होगी वो है सेकेंडरी स्टेज। इसमें कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई के 2 चरणों में शामिल होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा और छात्रों को विषय चुनने की भी आज़ादी होगी। नई शिक्षा नीति इस तरह बनी है कि स्कूल से हर छात्र एक कौशल लेकर ही निकलेगा। छात्र इस स्टेज में अपनी इच्छा अनुसार विषय चुन सकेंगे। उदाहरण स्वरूप विज्ञान या गणित या फिर फैशन डिजाइनिंग, कुछ भी वो अपनी इच्छा स्वरूप विषय चुनकर आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। देखिए जैसे इस चार्ट के हिसाब से जो 4th स्टेज है, पहली फाउंडेशनल स्टेज, दूसरी प्रिपरेटरी, तीसरी मिडिल और चौथी स्टेज सेकेंडरी। आगे चलते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा 2030 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जिसमें 3 से 6 तक आयु वर्ग को सम्मिलित किया जाएगा। यह सर्वव्यापीकरण होगा। आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालय से लिंक करना जोड़ना होगा और प्राथमिक विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षा की स्थापना भी की जाएगी। स्कूली शिक्षा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सुचारू एकीकरण एवं सतत मार्गदर्शन के लिए एक विशेष संयुक्त कार्यबल यानी कि टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा। कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालीन 3 माह का प्ले आधारित स्कूल मॉड्यूल भी विकसित किए लागू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता 2025 तक वर्ग 3 के सब छात्र छात्राओं को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान भी दिया जाएगा।
यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड नंबरसी, और आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन का गठन किया जाएगा। छात्र एवं शिक्षक का अनुपात इतने के लिए शिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी तथा सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों स्कूलों में भी इतने बच्चों को ली जाएगा। सुबह और दोपहर के में बच्चों को क्रमश पौष्टिक नाश्ता एवं भोजन भी दिया जाएगा। अगला है छीजन दर को कम करना एवं सर्वव्यापी पहुंच सुनिश्चित करना। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2030 तक संपूर्ण स्कूली शिक्षा प्री स्कूल से 12वीं तक के लिए 100% सकल नामांकन अनुपात GER प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया जाएगा तथा छात्रों के ड्रॉप आउट को भविष्य में कम किया जाएगा। उपस्थिति ड्रॉप आउट स्कूल के बाहर के छात्र बच्चों को सीखने के परिणामों को विशेष ध्यान में और फोकस किया जाएगा। ड्रॉप आउट को रोकने के लिए प्रभावी एवं पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान करना एवं प्रत्येक स्तर पर नियमित परीक्षण उपलब्ध कराना किया जाएगा। NIOS की तर्ज पर राज्य में स्थापित स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपनिंग स्कूलिंग को सशक्त किया जाएगा। पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र 5+3+3+4 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनः गठित किया जाएगा। जहां तक संभव हो कम से कम वर्ग 5 तक की शिक्षा घरेलू भाषा यानी कि मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में ही उपलब्ध की जाएगी। यानी कि 5वीं कक्षा तक जो भी शिक्षा होगी वो मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा या घरेलू भाषा में कराई जाएगी। माध्यमिक कक्षा के दौरान वैकल्पिक शिक्षा के रूप भाषा के रूप में विदेशी भाषाएं रुचि आकांक्षा भी अनुसार उपलब्ध कराई जाएंगी। वर्ग 6 से व्यावसायिक कौशल सीखने के भी विकल्प होंगे। मतलब 6ठी कक्षा से व्यावसायिक यानी कि वोकेशनल स्टडीज भी शुरू की जाएगी। NCERT द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों पर स्कूली शिक्षा के लिए एक नया एवं व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी कि रूपरेखा 2020-21 भी तैयार की जाएगी। सभी कक्षा के छात्र छात्राओं को प्रत्येक वर्ष प्रगति पत्रक, समग्र 360 डिग्री एवं बहुआयामी कार्ड दिए जाएंगे जिसमें स्व मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन, प्रोजेक्ट कार्य एवं खोज आधारित अध्ययन में प्रदर्शन, क्विज, रोल प्ले, समूह कार्य, पोर्टफोलियो आदि शिक्षण मूल्यांकन सहित सभी शामिल किया जाएगा। तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में संबंधित अथॉरिटी द्वारा परीक्षाओं का आयोजन होगा। 5वीं एवं 8वीं कक्षा में यह व्यवस्था बिहार में पहले से ही लागू है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होती रहेंगी, वो बंद नहीं की जाएंगी। परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाया जाएगा। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया था वहाँ, और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण को भी जारी रखा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा का सर्वजनीकरण किया जाएगा यानी कि यूटिलाइजेशन किया जाएगा और राज्य के प्रत्येक पंचायत में कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई की व्यवस्था के तहत इतनी पंचायतों में 9वीं कक्षा की पढ़ाई इस वर्ष से ही प्रारंभ करने की योजना की गई थी। पढ़ाई में प्रैक्टिकल एवं एप्लीकेशन नॉलेज पर बल दिया जाएगा। सभी स्तरों के शिक्षकों के नियोजन के लिए शिक्षकों की पात्रता परीक्षा यानी कि TET टेट आवश्यक होगा। बिहार में यह पहले से ही लागू है। सभी जो विषय शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में संबंधित विषय में प्राप्त TET या
परीक्षा के अंकों के साथ साक्षात्कार की व्यवस्था भी होगी। निजी स्कूलों के शिक्षकों के लिए टेट उत्कीर्ण के साथ साक्षात्कार की व्यवस्था समान रूप से लागू की जाएगी। प्रभावशाली स्कूली प्रशासन संसाधनों की साझेदारी के लिए राज्य सरकार द्वारा स्कूल कॉम्प्लेक्स को प्रारूप अपनाने का विकल्प दिया जाएगा। शिक्षकों को जटिल प्रशासनिक कार्य, मध्याह्न भोजन से संबंधित कार्य के लिए तर्कसंगत न्यूनतम समय से अधिक समय में शामिल नहीं किया जाएगा। 2030 तक अध्यापक के लिए 4 वर्ष की न्यूनतम इंटीग्रेटेड बीएड की डिग्री होना अनिवार्य कर दी जाएगी। शिक्षक समय के व्यावसायिक विकास के लिए अपनी स्वेच्छा से लगभग 50 घंटों के सतत व्यावसायिक विकास यानी कि CPD कार्यक्रम में भाग भी ले सकेंगे। स्कूल के प्राध्यापकों एवं स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रमुखों के लिए अपनी लीडरशिप और प्रबंधन कौशल को लगातार विकसित करने की अपेक्षित है कि वे भी स्वेच्छा से लगभग 50 घंटों के तहत सतत व्यावसायिक विकास CPD कार्यक्रम में शिक्षक भाग ले सकेंगे। वर्ष 2021 तक NCTE द्वारा NCERT के परामर्श से अध्यापक शिक्षा हेतु एक नवीन एवं व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का निर्माण किया गया था। लक्षित छात्रवृत्ति माता पिता को अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सशक्त नगद हस्तांतरण, परिवहन के लिए साइकिल प्रदान करना आदि जैसी विभिन्न सफल योजनाएं भी जारी की जाएंगी। शैक्षणिक रूप से पिछड़े, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह की बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों को विशेष शिक्षा क्षेत्र भी घोषित किया जाएगा। सभी छात्रों को साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों को भी शिक्षा के लिए जेंडर समावेशी नीति का गठन प्रस्ताव किया जाएगा। सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को ग्रेड 12वीं तक विस्तारित करने की योजना भी की गई थी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक विकास में असमानता को दूर करने के लिए भी विशेष ध्यान दिया गया है। इनके लिए एक विशेष छात्रावास, बीच पाठ्यक्रम और फीस माफ करना तथा छात्रवृत्ति के माध्यम से वित्तीय सहायता की व्यवस्था भी की जाएगी। स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर का निर्धारण, संसाधनों का साझा उपयोग के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर का निर्धारण, इसके तहत माध्यमिक विद्यालय को इकाई मानते हुए स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर का चयन एवं अन्य प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय इससे समृद्ध होकर संचालित होंगे और ये सभी 5 किलोमीटर के दायरे में ही होंगे। विषय शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की भर्ती होगी और प्रत्येक स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर द्वारा क्षेत्राधीन सभी विद्यालयों के स्कूल विकास की योजना SDP के आधार पर स्कूल कॉम्प्लेक्स की योजना भी तैयार की जाएगी। शिक्षा विभाग एवं SCERT द्वारा सभी स्कूलों के लिए विकास योजना एवं स्कूल कॉम्प्लेक्स विकास योजना के लिए मानक स्थापित और फ्रेमवर्क भी किया गया है। स्कूलों के समेकन सावधानीपूर्वक यह सुनिश्चित करते हुए कि पहुंच पर कोई भी प्रभाव न पड़े, हर राज्य एवं जिले को बाल भवन स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया। ऐसे बाल भवन जहां संभव हो उतना स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर हिस्से में हो सके। विद्यालय शिक्षा के समग्र निगरानी एवं नीति निर्धारण के लिए राज्य का शिक्षा विभाग सर्वोच्च राज्य स्तरीय निकाय होगा। सार्वजनिक विद्यालय
प्रणाली के सेवा प्रावधान एवं शैक्षणिक संचालन की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा निदेशालय की होगी। राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण इसके स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी नामक एक स्वतंत्र राज्यव्यापी निकाय की स्थापना भी की होगी। यह निकाय एनसीईआरटी द्वारा तैयार मापदंडों के आधार पर न्यूनतम मानकों का निर्धारण एवं सभी विद्यालयों में इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य शिक्षा शोध एवं प्राधिकरण परिषद अकादमिक प्राधिकार के रूप में कार्य करेगा तथा स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एवं एक्रीडेशन फ्रेमवर्क भी तैयार करेगा। अगली पीढ़ी को आकार देने के लिए वाले शिक्षकों की एक टीम के निर्माण में अध्यापक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। शिक्षण पेशे की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रेगुलरिटी पद्धति को सक्षम किया जाएगा। वर्ष 2030 तक केवल शैक्षणिक रूप से सदर बहुविषयक एवं एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ही कार्यान्वित होंगे। वर्ष 2030 तक सभी एकल शिक्षक शिक्षा के संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करने की योजना भी है। वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा के लिए बहुविषयक उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम स्कूल अध्यापक शिक्षा के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता होगी। 4 वर्षीय एकीकृत बीएड संचालित करने वाले संस्था 2 वर्षीय बीएड पूर्व से स्नातक डिग्री जो हों के लिए भी संचालित किए सकते हैं। 4 वर्ष की स्नातक डिग्रीधारी के लिए 1 वर्षीय बीएड की कार्यक्रम की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। सलाह के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना इच्छुक वरिष्ठ एवं रिटायर्ड अध्यापकों का एक बड़ा पुल बनेगा, जो कि यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज के अध्यापकों के लिए पेशेवर एवं सहयोग प्रदान करेंगे। समस्त शिक्षण संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय द्वारा चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत किया जाएगा। वर्ष 2025 तक कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के अनुभव प्रदान किए जाएंगे तथा ODL यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित करने की संभावना भी है। राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन का भी गठन की योजना तैयार की जाएगी तथा राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क की विस्तार पूर्वक निर्माण किया जाएगा। अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे तो इसमें प्रोफेशनल शिक्षा, कृषि और शिक्षा, इससे समृद्ध विषयों को पुनर्जीवित किया जाएगा। कृषि प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना करना जिससे प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन और इसके प्रसार और टिकाऊ तरीकों को बढ़ावा मिल सके। विधिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के साथ साथ साक्ष्य आधारित तरीकों से भी विधिक विचार प्रक्रिया के इतिहास, न्याय के सिद्धांतों, न्याय शास्त्र के अभ्यास और अन्य संबंधित विषयों को उचित पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। विधिक शिक्षा के संस्थानों को भविष्य के वकीलों और न्यायाधीशों की द्विभाषीय शिक्षा, जिसमें एक अंग्रेजी और दूसरी भाषा उस राज्य की भाषा होगी, इसे भी पेशकश का विचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली को एकीकृत करने की योजना बनाई जाए। एलोपैथी चिकित्सा शिक्षा के सभी छात्रों को आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथ आयुष की बुनियादी समझ होनी चाहिए
और ऐसा ही अन्य सभी प्रकार की चिकित्सा से संबंधित विद्यार्थियों के विषयों में भी लागू किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा यथा इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वास्तुकला, टाउन प्लानिंग, फार्मेसी, होटल प्रबंधन और कैटरिंग आदि में डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रम भी शामिल किए जाएंगे। ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के बारे में बात करते हैं अब। ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, ऑनलाइन शिक्षण मंच और उपकरण की व्यवस्था, ऑनलाइन सामग्री निर्माण, डिजिटल रिपॉजिटरी और प्रसार की व्यवस्था, डिजिटल अंतर को कम करना, सभी भारतीय भाषाओं में सामग्री उपलब्धता, वर्चुअल लैब्स की व्यवस्था भी की जाएगी। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन की व्यवस्था, ऑनलाइन मूल्यांकन और परीक्षा की भी व्यवस्था। क्रियान्वयन और रणनीति। क्रियान्वयन की रणनीति क्या है? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तिकरण। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय होगा, जो कि अब कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। बिहार में पूर्व से ही शिक्षा विभाग नाम दिया गया है। बिहार में पहले से ही शिक्षा विभाग नाम था। वित्त पोषण। केंद्र और राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को जीडीपी 6% तक बढ़ाने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। 6% जीडीपी। केंद्र और राज्य के बीच सावधानीपूर्वक योजना निर्माण, संयुक्त निगरानी और समन्वयपूर्ण क्रियान्वयन की आवश्यकता है। संतोषजनक निष्पादन के लिए मानव संरचनागत और वित्तीय संसाधनों को समय से उपलब्ध कराना। क्रियान्वयन के हेतु जाने वाले विविध उपायों के लिए परस्पर जुड़ाव और सावधानीपूर्वक विश्लेषण की समीक्षा। क्रियान्वयन विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जाएगा, जो इस नीति के उद्देश्यों और चरणबद्ध को स्पष्ट रूप से प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत क्रियान्वयन योजना तैयार करेगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, और फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।